डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने पॉपुलेशन ज्योग्राफी के मीनिंग और स्कोप के बारे में, नेचर के बारे में अध्ययन किया था। क्या प्रकृति है पॉपुलेशन ज्योग्राफी की, बहुत सारी परिभाषाएं हमने देखी और इसके विषय क्षेत्र पर चर्चा करी। तो किसी भी विषय का विषय क्षेत्र यदि हम उसको ध्यान से देखें तो हमें उसके अंदर एक प्रवृत्ति दिखाई देती है कि वो कई सारी चीजें जो दूसरे ज्ञान की धाराएं हैं, जो दूसरे विषय है, उनसे भी लेता है। और ठीक उसी प्रकार जो जनसंख्या भूगोल है वो भी उससे अछूता नहीं है। इसीलिए आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ये जो जनसंख्या भूगोल है, किस प्रकार इसकी जो प्रकृति है वो इस प्रकार की है कि ये बहुत सारे जो डिसिप्लिन्स हैं, बहुत सारे जो ज्ञान की धाराएं हैं, उनके साथ बहुत ही निकटता से जुड़ा हुआ है। अर्थात इसकी प्रकृति जो है वो उनसे मिलकर बनती है। ये डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं, यदि आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें तो इसमें जो बीच का पोर्शन है वो जनसंख्या भूगोल है, ठीक है। और हम अब ये देख रहे हैं कि हमारा ये जो विषय है जनसंख्या भूगोल, ये कौन कौन से अन्य विषयों के साथ जुड़ा हुआ है, या यूं कहें कि कौन कौन से अन्य विषयों के साथ इसका निकटता से संबंध है। और यहाँ पर इस स्लाइड पर फोकस करते हुए मैं आपको सबसे पहले वन बाय वन करके कुछ थोड़े बहुत जो विषय हैं उनकी चर्चा मैं आपसे करूंगा, और आगे की स्लाइड में कुछ भी नहीं है, इसी का थोड़ा सा विस्तार है। देखिए, सबसे पहले आप सबसे ऊपर देखिए जीव विज्ञान लिखा हुआ है। तो हमें पता है कि हम जनसंख्या भूगोल में जन्म दर, जन्म व्यवहार, जीवन प्रत्याशा, मृत्यु, मृत्यु के कारण, स्वास्थ्य संरचना, इन सब का अध्ययन करते हैं। अब ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, ये कोर कॉन्सेप्ट हैं जीव विज्ञान के। तो हम मूलभूत चीजें वहां से लेते हैं और फिर बाद में हम इसकी जब भौगोलिक व्याख्या करते हैं तो वो हमारे जनसंख्या भूगोल का हिस्सा बन जाता है। इसके बाद जब हम बात करते हैं समाजशास्त्र की और उसके जनसंख्या भूगोल के साथ संबंध की, तो आपको पता होगा कि जनसंख्या भूगोल के अंदर हम जब जनसंख्या की चारित्रिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं तो हम परिवार की व्यवस्थाएं हैं, विवाह संरचना है, विवाहेतर आयु है, शहरीकरण है, ऐसी अनेकों चीजें, इवन साक्षरता, शिक्षा का स्तर, ऐसी अनेकों चीजों का हम अध्ययन करते हैं जिनका बहुत गहनता के साथ समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो जब हम इनका अध्ययन करते हैं और जब हम इनकी सैद्धांतिक पृष्ठभूमि को देखते हैं तो हम बहुत सारा मैटर जो है, बहुत सारी जो विषय वस्तु है, वो समाजशास्त्र के साथ साझा करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गणित की। आपको पता होगा कि भूगोल में परिमाणात्मक क्रांति का एक दौर आया था। वो परिमाणात्मक क्रांति कुछ नहीं बल्कि भूगोल विषय को अन्य जो प्योर साइंस के विषय हैं उसके समकक्ष खड़ा करने का एक प्रयास था। उस प्रयास के अंदर पॉपुलेशन भूगोल के या जनसंख्या भूगोल के क्षेत्र में भी अनेक प्रकार के सिद्धांत और मॉडल्स तैयार किए गए। सिस्टम एनालिसिस के तहत कई सारी चीजें समझाई गई। उन सारे के सारे प्रयासों में हमने कहीं न कहीं गणित और भौतिकी के सिद्धांतों का इस्तेमाल किया था और उन्हीं के इस्तेमाल से हमने जनसंख्या भूगोल में भी बहुत सारे मॉडल्स आदि बनाने का प्रयास किया था। इसलिए हम जैसे आपने सुना होगा माइग्रेशन के लिए ग्रेविटी मॉडल, ऐसी अनेकों चीजें हैं। जैसे हम वृद्धि देखते हैं तो हम गणित के कई कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो गणित, क्योंकि यहाँ हम अंकों से खेलते हैं जनसंख्या भूगोल में, तो गणित विषय से इसका बहुत ही गहरा संबंध है। उसके बाद आती है जनांकीय की बात, जिसको अंग्रेजी में डेमोग्राफी कहते हैं। तो जब हम बात करते हैं जन्म दर की, मृत्यु दर की, प्रवास, ये सब जो बातें हैं, इनको बहुत ज्यादा परिष्कृत तरीके से पढ़ा जाता है जनांकीय विषय में।
क्योंकि जनांकीय विषय जो है वो बेसिकली इन सब का गणितीय प्रतिरूप में अध्ययन करता है, सटीकता से इनके इनके बारे में अध्ययन करता है, भविष्यवाणी का प्रयास करता है, योग्यता रखता है, और इवन प्रोजेक्शंस आदि भी इसी के तहत तैयार किए जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जनसंख्या भूगोल में, जो जनांकीय के साथ साझा करके तैयार किया गया है। या मैं यूं कहूं कि जनसंख्या भूगोल की विषय वस्तु में एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जिसमें जनांकीय जो शाखा है ज्ञान की, उससे बहुत सारे सैद्धांतिक पृष्ठभूमि मॉडल्स आदि को अपनाया गया है। यदि हम कानून की बात करें, लॉ की बात करें, तो लॉ के अंदर, क्योंकि वैसे तो ये विषय ऐसे लगता है कि इसका जनसंख्या भूगोल के साथ क्या संबंध हो सकता है, लेकिन आपको पता होगा यदि आप इमिग्रेशन की बात करते हैं, विभिन्न देशों में जो लोग जाकर बसते हैं अन्य देशों से, तो आपको पता होगा कि उसके वो सब जो है इमिग्रेशन लॉज से, हर एक देश जो है वो अपने इमिग्रेशन लॉज रखता है, तो उनसे वो नियंत्रित होता है। इसी प्रकार हम जब जनसंख्या के नियंत्रण के लिए भी हमने कई प्रकार के कानूनी प्रतिरूपों को अपनाया है, बाल श्रम के लिए, बाल विवाह के लिए, गर्भपात के लिए, प्रवास के लिए आदि अनेकों ऐसी हमारी विषय वस्तु का हिस्सा है जिसके लिए हमने कानून की जो शाखा है, ज्ञान की शाखा है, उससे विषय वस्तु को साझा किया। यदि हम मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान का भी जनसंख्या भूगोल के साथ बहुत गहरा संबंध है। आपको पता होगा कि जन्म, परिवार नियोजन, प्रवास आदि को यदि हम गहराई से अध्ययन करें तो ये सब चीजें या इनसे संबंधित जो निर्णय है वो कहीं न कहीं मानव के मस्तिष्क की जो दशा है उससे संबंधित होता है। तो इसलिए हम यदि इनको भली भांति समझना चाहें, हम यदि इनको व्यवहारिक तौर पे समझना चाहें, तो हमें मनोविज्ञान से विषय वस्तु लेनी पड़ेगी, जिससे हमारी समझ मजबूत होगी और उसी के कारण फिर हम और ज़्यादा सटीकता से इन सब मानवीय व्यवहारों की ज़्यादा अच्छी व्याख्या कर पाएंगे। हम राजनीतिक शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान से भी विषय वस्तु साझा करते हैं जनसंख्या भूगोल में। जब हम जाति की संरचना, प्रजाति, धर्म, मतदान का व्यवहार, नीति निर्धारण, ऐसे जो तमाम विषय वस्तु के हिस्से हैं जनसंख्या भूगोल के, ये सारे के सारे बहुत गहराई के साथ अध्ययन किए जाते हैं, बहुत गहराई के साथ इनकी सैद्धांतिक पृष्ठभूमि को देखा जाता है राजनीतिक विज्ञान में, और वहीं से हम विषय वस्तु जो है वो साझा करते हैं। यदि हम जनसंख्या भूगोल और इतिहास के बीच में संबंध की बात करें, आपको पता होगा हम जनसंख्या भूगोल के अंदर बहुत प्रकार की प्रवृत्तियां देखते हैं, ट्रेंड्स देखते हैं, जैसे ग्रोथ ट्रेंड्स देखते हैं, अर्बनाइजेशन का ट्रेंड देखते हैं। तो बेसिकली ये सब यदि हम अध्ययन करते हैं, इसका मतलब हमें हमें पीछे का जो जो बीत चुका है समय, उस समय की पृष्ठभूमि का ज्ञान होना भी जरूरी है। और जब हम उस तरह का अध्ययन करते हैं तो हम ये कहेंगे कि हम एक ऐतिहासिक युग में जनसंख्या से संबंधित विशेषताओं, मानव पर्यावरण संबंध, सामाजिक संरचना, आर्थिक क्रियाओं आदि का अध्ययन करते हैं। जब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की, तो आपको पता होगा कि जनसंख्या भूगोल के अंदर हम जो कार्यशील जनसंख्या है उसकी संरचना की बात करते हैं, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं की बात करते हैं जो मानव द्वारा संपादित की जाती है, जैसे कृषि है, ठीक है, और अन्य क्रियाएं। हम आय, व्यय, जीवन स्तर, विकास हेतु नियोजन आदि अनेकों पक्षों का अध्ययन जनसंख्या भूगोल में करते हैं। हम जनसंख्या भूगोल के अंदर जो जनसंख्या है उसमें वो किस प्रकार की है, आदर्श जनसंख्या है या वो न्यून जनसंख्या है या जनाधिक्य है, कैसी स्थिति है, इन सब का अध्ययन करते हैं। क्योंकि वो संबंध जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली हम जनसंख्या और संसाधन के बीच के आपसी संबंध को जानने की कोशिश करते हैं, और इन सब का गहराई से अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। इसलिए जनसंख्या भूगोल के अंदर अर्थशास्त्र से भी विषय वस्तु का साझा किया जाता है। अब हम यदि एक एक लेके इन थोड़ी सी इन ब्रांचों की चर्चा करें, तो हम यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले जनसंख्या और जीव विज्ञान की चर्चा करें। आपको पता होगा कि जनसंख्या भूगोल के अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिसमें हम जो रिप्रोडक्शन बिहेवियर है मनुष्य का, उसकी भी चर्चा करते हैं। तो जब हम रिप्रोडक्शन बिहेवियर की चर्चा करते हैं, अर्थात जो जो हमारा जो
जो प्रजनन का व्यवहार है, जब हम उसकी चर्चा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई जो स्त्रियां हैं वे ही बच्चा पैदा करने में सक्षम होती है, मातृत्व शक्ति उन्हीं के पास होती है और उसकी एक निश्चित आयु होती है, 15 से लगभग 49 वर्ष की आयु वाली जो स्त्रियां हैं वे ही बेसिकली जो फर्टाइल एज होती है उनकी। ठीक है, फिर हम लिंगानुपात की चर्चा करते हैं, नवजात शिशुओं से संबंधित चर्चा करते हैं। तो ये सब चीजें, ये सब कॉन्सेप्ट हमने लिए कहाँ से? ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं विभिन्न प्रकार के जो परिवार नियोजन के साधनों की बात करते हैं, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने जीव विज्ञान से जनसंख्या भूगोल के अंदर अपनाए हैं और आज हम बहुत गहराई के साथ इनका भौगोलिक अध्ययन करते हैं। यदि हम समाजशास्त्र के साथ अध्ययन करें या समाजशास्त्र का संबंध देखें जनसंख्या भूगोल के साथ, तो आपको बहुत अच्छी तरह इस बात का पता होगा कि पारिवारिक संरचना, सामाजिक मूल्यों, ठीक है, जनसंख्या से के व्यवहार से संबंधित बातों, नगरीय ग्रामीण ग्रामीण स्वरूप, औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, ये सारी की सारी चीजें हैं, ये हम कहीं ना कहीं समाजशास्त्र में बहुत गहराई के साथ देखते हैं और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो बहुत ही गहरी छाप रखती है समाजशास्त्रीय अध्ययन की जनसंख्या भूगोल के ऊपर। तो इस तरह है जनसंख्या भूगोल और समाजशास्त्र आपस में बहुत निकटता का संबंध रखते हैं। यदि हम बात करें अर्थशास्त्र की, अभी अभी हमने इस बात की चर्चा भी की थी कि हम ये देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या और संसाधन का अनुपात कैसा है, उनका आपसी संबंध कैसा है, जनसंख्या किस प्रकार के आर्थिक कार्यों में संलग्न है। तो इस तरह से हम कहीं ना कहीं ये जो अर्थशास्त्र के मूल नियम हैं उनको अपनाते हैं और उनको अपनाते हुए हम जनसंख्या और संसाधन के मध्य संबंध, जनसंख्या और आर्थिक विकास की दशा के मध्य संबंध, आर्थिक व जनांकिकीय जो आपसी सहसंबंध है उनकी व्याख्या करते हैं। तो जब हम ये सब चीजें देखते हैं और हम ये देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या के आकार में बढ़ोतरी और वहाँ के संसाधन स्तर और उसको उपयोग में लाने की जो विधा है उसमें जो अंतर आया है, उसको आपस में देखकर हम ये देखते हैं कि किसी क्षेत्र की जनसंख्या संतुलन में है या वहाँ पर जनसंख्या दबाव है या वहाँ पर जन शून्यता या जन न्यूनता है, कैसी दशा है। लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट को यदि हम गहराई से देखें तो हमें कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र से विषय वस्तु को साझा करना ही होता है। अभी अभी मैंने आपसे चर्चा भी की थी कि जनसंख्या भूगोल और इतिहास का भी बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि आज यदि हम किसी भी समाज का अध्ययन करें, यदि हम किसी समाज की संरचना का अध्ययन करें, तो ये बात तय है कि वो समाज यहाँ पर इस धरती पर क्षणिक रूप में अवतरित नहीं हुआ है, अर्थात वो समाज एक लंबे इतिहास के स्वरूप से गुजरा है, इतिहास के दौर से गुजरा है। इन इतिहास के बीते युगों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और भौगोलिक अवस्थाओं का अध्ययन किए बिना हम वर्तमान को भली भांति नहीं समझ सकते हैं। यही कारण है कि जब हम किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या विशेषताओं का अध्ययन करते हैं तो अनिवार्यतः हमें उस क्षेत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान होना भी चाहिए और यदि हमें उस ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो हमें इतिहास के शरण में जाना होगा। इस प्रकार इतिहास और जनसंख्या भूगोल भी आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। जनसंख्या भूगोल का बहुत गहरा संबंध है जनांकिकीय शाखा के साथ, क्योंकि जनांकिकी जो है वो जनसंख्या के सार्वत्रिक गुणों और नैज प्रकृति का अध्ययन करता है। और ये बेसिकली हम यूं कहें कि जनसंख्या का जो स्टैटिस्टिकल या मैथमेटिकल पार्ट है उस पर ज़्यादा जोर होता है जनांकिकी का, और हम उन चीज़ों को जनसंख्या भूगोल में भी अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। तो हमें सरलतम रूप से उन चीज़ों को समझने के लिए जनांकिकीय विषय से विषय वस्तु को साझा करना ही होता है। जनसंख्या का संगठन कैसा है, सामाजिक आर्थिक संबंध कैसे हैं, आचरण व्यवहार परिवर्तनों का व्यापक अध्ययन करना, ये सब का सब जो है
इनका अध्ययन करने के लिए हमें जनांकिकीय विषय से विषय वस्तु को साझा करना होता है। जनांकिकीय संख्या व सांख्यिकीय विधियों तथा जनांकिकीय प्रक्रियाओं पर अधिक ध्यान देता है, जबकि जनसंख्या भूगोल जनसंख्या को क्षेत्रों से संबंधित करता है और मानचित्रों पर प्रतिरूपों का विशद अध्ययन करता है। यहाँ पर इसमें दोनों चीजों का कंपैरिजन किया गया है कि किस प्रकार जनांकिकीय और जनसंख्या भूगोल आपस में जुड़े हुए हैं और किस प्रकार कहाँ पर उन दोनों में भिन्नता है, क्यों ये किसी भी विषय के अध्ययन की दो भिन्न भिन्न इकाइयां हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर इसको बताने की कोशिश की गई है। और जब हम गणित की बात करते हैं, अभी अभी हमने बात की थी जनांकिकी की। जनांकिकी में बहुत गहराई के साथ हम सांख्यिकीय और गणितीय विधियों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम जनसंख्या के आकार, वृद्धि, आयु संरचना आदि अनेकों गुणों को बहुत भली भांति समझाने का प्रयास करते हैं। तो हमें अच्छी तरह पता है कि जनांकिकीय और गणित का बहुत गहरा संबंध है। ठीक उसी प्रकार जनसंख्या भूगोल और गणित का भी बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि इस विषय के अंदर हम मूलतः अंकों के साथ खेलते हैं। जनसंख्या के आकार का जब हम अध्ययन करते हैं, जनसंख्या के बदलाव का अध्ययन करते हैं, ट्रेंड्स का अध्ययन करते हैं, विभिन्न प्रकार की दरें, जन्म दरें, मृत्यु दरें, प्रवास की दरें आदि का जब हम अध्ययन करते हैं, तो हमें कहीं न कहीं गणित विषय की मूलभूत चिंतन को भी अपनाना होता है और वहाँ से हमें बहुत तरह के स्टडी मटेरियल या यूं कहें कि विषय वस्तु को साझा करना पड़ता है। तो इस प्रकार जनसंख्या भूगोल का गणित से भी बहुत गहरा संबंध है। यह मैंने ये कुछ उदाहरण के रूप में लिए हैं केवल, बाकी जितनी चर्चा हमने पहली स्लाइड में की थी उससे कहीं उतने ही और विषय हम यहाँ और जोड़ सकते हैं। लेकिन बात ये आती है कि यदि हम ये देखें कि सघनता से, घनिष्ठता से वो कौन कौन सी ज्ञान की शाखाओं से जनसंख्या भूगोल जुड़ा हुआ है, तो हम इन पर अपनी चर्चा को केंद्रित करना चाहेंगे। और इस प्रकार मैं समझता हूँ कि शायद आपको ये समझ में आया होगा कि जनसंख्या भूगोल अपने आप में एक यूनिक सब्जेक्ट है, एक यूनिक ब्रांच है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी तय है कि जनसंख्या भूगोल अन्य ज्ञान की शाखाओं से बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है। और अब आगे की वीडियोस में भी हम हमारी जो एमए फाइनल का जो पेपर है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, उसकी विषय वस्तु के अगले क्रम की चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और शायद क्योंकि हम यहाँ पर डेटा की प्रॉब्लम है, हम बहुत ज़्यादा विस्तार से बातें यहाँ नहीं कर सकते, इसलिए जितने भी वीडियो आएंगे वो काफ़ी छोटे होंगे। 10 से 15 मिनट की वीडियो बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और आशा करता हूँ कि शायद उस छोटे समय के अंदर हम उस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम कम से कम इतना ज्ञान प्राप्त कर लेंगे कि उसके बाद यदि हम किसी भी पुस्तक से उसको पढ़ते हैं तो वो आसानी से हमें समझ में आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।